इस सवाल से अब भागने की इजाजत नहीं दी जा सकती है क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। डेंगू की मार, कहां हो सरकार? दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में रहने वाले मनोज के बेटे अमन की भी मौत अब सिर्फ डेंगू से एक तरह से नहीं हुई है, बल्कि सरकारी अस्पतालों की लापरवाही ने यह जान ली है। एक तरह से अगर अमन की बात कर ले या अविनाश की, दोनों के साथ परिस्थितियां वही दिखती हैं जहां अस्पताल कातिल दिखता है, क्योंकि जानबूझकर बच्चों का इलाज करने से मना कर दिया गया। जिन सवालों को आज हम उठाएंगे, दिल्ली में डेंगू से निपटने में क्या केजरीवाल सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है, फेल हो रही है? सवाल नंबर 2 जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे, केजरीवाल सरकार ने वक्त पर कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया, क्यों नहीं एक तरह से जो जागरूकता के लिए कार्यक्रम छेड़े जाते हैं सरकार की तरफ से वो नहीं उठाए गए, जिस तरह का छिड़काव होना चाहिए था एनसीडी एनडीएमसी की तरफ से वो नहीं हुआ। तमाम सवाल हैं। सवाल नंबर 3 जिन पर आज हम करेंगे चर्चा, वो है बिन इलाज अमन अविनाश की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? जवाबदेही किसी की बनेगी या फिर हम यूं ही इस देश में लोगों को मरते हुए देखेंगे? खास तौर पर राजधानी की जो इस वक्त हालत है, हम आपको अस्पतालों की तस्वीरें दिखाएंगे, आपके रोंगटे कांप जाएंगे किस हालत में इस वक्त डेंगू के मरीज अस्पतालों में जूझ रहे हैं। इस वक्त भी जब हम ये बहस कर रहे हैं, अस्पतालों में कैसे लोग दम तोड़ रहे हैं क्योंकि एक एक बिस्तर पर 3-3 मरीज लेटा हुआ है, कोई सुध लेने को नहीं है। बाहर वरांडा में पेड़ों के नीचे डेंगू के मरीज लेटे हुए हैं। ये है इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था, मृत दिखाई देती है। बहरहाल दिल्ली के निजी अस्पतालों ने अमानवीयता की जो तमाम हदें पार कर दी है, क्योंकि वो कद काठी पैसा सब कुछ देखकर शायद ये सोचते हैं कि अस्पताल में मरीज को दाखिल किया जाए या नहीं किया जाए। ये तमाम ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। दिल्ली में 2 सरकार, 3 मेयर, डेंगू के आगे क्या ये पूरे के पूरे लाचार हो गए हैं? कई अस्पताल ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के नीचे हैं, कई अस्पताल ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के नीचे हैं, और इसीलिए ये फुटबॉल का खेल दोनों खेल रहे हैं। कोई उनके पाले में डालता है, वो इनके पाले में डालते हैं। लेकिन आज जमीन से उठे हुए कुछ सवाल हम आपके सामने रखेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अमन की मौत के बाद उनके परिवार वाले किस तरह के सदमे में हैं और कैसे वो बता रहे हैं कि अस्पतालों की लापरवाही ने उनके बच्चे की जान ले ली। 5-6 मरीज खड़े थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को देख लो। कह रहे कहीं नहीं मर रहा ये बच्चा। हमें 2 घंटे वहीं खराब हुए। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मूलचंद वाले ने हमसे आधा 1 घंटा लिया। जवाब क्या दिया आपको? हमसे कहा ये कहीं नहीं मर रहा, उसको क्या बैठा तो है, और बच्चे को नहीं, तुम्हारे बच्चे सारे बच्चे और उनके बच्चे मर गए। वालों ने तो बोल दिया कि अधिकारी से डेंगू नहीं है, होते साथे भी मना कर दिया, और वो उसके बाद कहते हैं कि जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाए जब घर में लेके आए, और उसकी तबीयत भी खराब होगी तब भी उन्होंने नहीं लिया, उसे एडमिट नहीं करा। 2-2 घंटे मेरा लड़का बाहर पड़ा रहा, फिर उन्होंने नहीं दिया। बच्चा किसी का 6 साल का क्या 20 साल का भी नहीं होगा, इतना मेरे हिम्मत वाला बच्चा था, पर उसे तब कहीं भी नहीं लिया गया। हर हॉस्पिटलों में उसके लिए कोई बेड खाली नहीं। 4-5 हॉस्पिटलों में हमने बातचीत करी, लेकिन रिस्पांस हमारे को किसी भी, सबसे ज़्यादा लापरवाही वाला सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसके बाद फिर जीवन हॉस्पिटल है, और किससे हम कर सकते हैं? अगर सफदरजंग वाले हमें सही तरीके से बताते तो आज हमारे को ये दिन देखना नहीं आपने 2 अस्पतालों में हमारा 1 लाख रुपए लग गया, लेकिन हम बच्चे को फिर भी नहीं बचा पाए। ये कैसी लापरवाही है, कैसी बदइंतजामी है, आखिर कैसी गहरी नींद है जिसकी वजह से अमन की जान चली गई है? और ऐसा ही अविनाश के साथ भी हुआ था, जिसके बाद उसके माता पिता ने कूदकर जान दे दी थी। अविनाश और अमन की जिंदगी तो लौट नहीं सकती, लेकिन उसके बाद से जब भी ऐसे बवाल होता है तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं खूब आती हैं। जैसे लगता है कि अचानक साहब नींद से जागे हैं और अब शायद सब कुछ बदल जाएगा और राम राज्य हो जाएगा, सबका इलाज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि अब कम से कम दौरे किए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, आइए आपको सुनाते हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। अभी आप सब लोगों के टीवी कैमराज इस अस्पताल में आप लोगों ने देखा होगा कि फोल्डिंग बेड्स बहुत सारे लगाए गए हैं, कॉरिडोर्स के अंदर भी, अंदर वार्ड्स के अंदर भी। लेकिन ये भी सामने आया है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया। विधानसभा का सत्र बुला के एक स्पेशल कानून लाया जाए जिसके तहत अगर दिल्ली के अंदर कोई भी अस्पताल इस तरह की हरकत करता है, प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल, तो
तो शकील अहमद साहब अपने हिसाब से राजनीति साध रहे हैं, भूल गए हैं शीला दीक्षित की सरकार थी, ऐसे ही हम लापरवाह और बेबस नजर आते थे जब जब डेंगू का डंक होता था। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले जरा आपको सुना देते हैं ये जो सरकारी दौरे हो रहे हैं अचानक से बवाल मचने के बाद, उसके पीछे की हकीकत क्या है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पताल में दौरा करने के बाद निकले तो उनके इन दौरों की सच्चाई बताई उसी अस्पताल में मौजूद लोगों ने। वो क्या बता रहे हैं पहले सुनिए। अभी केजरीवाल साहब जी कह रहे थे कि बेड की कोई परेशानी नहीं है, ये बेड की अभी उनके आने के सारा अरेंजमेंट अभी हुआ है, नहीं तो एक एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट थे। परेशानी डॉक्टर से बात करो। कितनी देर पहले हुआ आपने देखा कोई? सर सब जानते हैं सर, अभी हुआ है 2-3 घंटे पहले अभी हुआ है ये सारा अरेंजमेंट। इसके पहले क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी आ रही थी एक एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट है। यस सर। तो क्या तो यह है दिल्ली सरकार की सच्चाई। अरविंद केजरीवाल अस्पतालों में गए जांच करने के लिए, दौरा करने के लिए, और वहां पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि बहुत बदहाली है। ये तो मुख्यमंत्री साहब पहुंच रहे थे इसलिए लोगों को अलग अलग बिस्तर पर लिटा दिया गया, वरना एक एक बिस्तर पर गंदे गंदे चादरों पर 3-3 पेशेंट्स इस वक्त भी जूझ रहे हैं। यह हालत है लगभग पूरी दिल्ली की। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, उन सब का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारे साथ राजीव त्यागी जी कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कुछ ही देर में शामिल हो जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जो कि सीएमडी रेडिक्स हेल्थ केयर के वो जुड़ रहे हैं। बिजॉन मिश्रा जी जो कि कंज्यूमर अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं वो जुड़ रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शामिल होंगे, और हमारे साथ अमन की मां भी जुड़ेंगी। अमन की मां बताएंगी कि एक बेटे को खोने का जो दर्द होता है वो किस तरह से हमेशा जिंदगी भर के लिए रहेगा, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अस्पताल की लापरवाही जिम्मेदार है, सरकारों की लापरवाही जिम्मेदार है। त्यागी साहब, आपसे शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही कि ये तो वही विडंबना है ना कि जब शीला दीक्षित भी नींद से जागती थी तो बहुत देर हो चुका होता था। डेंगू के हजारों हजार मरीज जब मरीज राजधानी में हो जाते हैं तब आप सब जागते हैं नींद से, फिर एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। देखिए अंजना जी, 2006 में एक आउटब्रेक हुआ था दिल्ली में डेंगू का, और उसको लेकर के सरकार ने बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और सेंटर फॉर साइंस जो बेंगलोर का है उसने रिकॉग्नाइज किया था कि दिल्ली सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से डेंगू से एक लड़ाई लड़ी। डेंगू को लेकर के निश्चित रूप से अगर सरकार जागरूकता अभियान चलाती, उसको लेकर के क्वालिटी एश्योरेंस करती कि अपने हॉस्पिटल्स में देखती कि इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं या नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज उसके लिए है या नहीं है, क्या पानी का जमाव रोकने के लिए कोई प्रचार किया गया। 526 करोड़ रुपए आज आम आदमी पार्टी के पास है प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रचार करने के लिए किस बात के लिए? सिर्फ उन बातों के लिए कि साहब मैंने प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी जी और चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया जी। तो ये जो चीजें हैं ना अंजना ओम कश्यप जी, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति करिए लोगों को बनाने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, प्रदेश में बेहतर सुविधाएं देने के लिए। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तो सोशल सेक्टर पर हम 65% पैसा खर्च किया करते थे, और हमने बेहतर सुविधाएं देने के लिए कम से कम, जब हमने राज्य में आए थे हम लोग तो 10 हॉस्पिटल थे, हम लोग 39 हॉस्पिटल छोड़ करके गए हैं। उन हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट ठीक से कर लिया आम आदमी पार्टी। लेकिन मैनेजमेंट अपनी जगह पर है। हम डेंगू से लड़ने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था ठोस बना नहीं पाए। हर साल ये बीमारी उसी तरह से आती है, हम पर हावी होती है, और इस बार तो जबरदस्त नाकामी दिख रही है सरकार की तरफ से। आइए जरा आपको सुनाते हैं, एम्स के डायरेक्टर से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो क्या उपाय बता रहे हैं। वक्त रहते तो ये उपाय भी नहीं किए गए। नौबत ऐसी है कि पेड़ों के नीचे डेंगू के मरीजों का इलाज हो रहा है। सुनिए एम्स के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। देश की राजधानी में डेंगू के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी में सबसे बड़ा चिकित्सक संस्थान एम्स, यहां पर किस तरह से व्यवस्था की गई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डायरेक्टर एमसी मिश्रा। सर, जिस तरह से डेंगू दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अब तक कितने मामले जो हैं वो आपके पास तक पहुंचे हैं, और जो सवाल खड़े किए जाते हैं कि मरीजों को दाखिला नहीं मिलता, उसको किस तरह से आप उसके लिए निपट रहे हैं? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे चिकित्सा अधीक्षक ने भी आंकड़े बताए थे कि ओपीडी में और इमरजेंसी में आने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, और हमने लगभग 300 पेशेंट्स को एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट किया है एम्स चिकित्सालय में। और मैं समझता हूँ कि जो बात जनता तक पहुँचाने वाली है वो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डेंगू के हर मरीज को अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं होती है। जो इलाज, अगर आप कहें जो भी इलाज उसका है, कोई दवाई तो उसके लिए होती नहीं है, लेकिन जो हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं और जिस पर जोर डालना चाहते हैं वो ये है कि
लोग अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में लें और हाइड्रेशन का विशेष ख्याल डेंगू के फीवर के दौरान और फीवर ठीक होने के बाद, क्योंकि जो प्लेटलेट की मात्रा गिरती है वो फीवर कई बार नॉर्मल होने के बाद गिरना शुरू होती है, तो उस समय हाइड्रेशन रहना बहुत आवश्यक होता है। और अगर डेंगू की डायग्नोसिस बन गई है तो एक प्रिकॉशन यही लेनी होती है कि अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि आपके सांस फूल रही है या पेट में थोड़ा सा सूजन आ रही है तो इमीडिएटली फिर से जाना चाहिए, और अगर टेस्ट वगैरह सब ठीक है तो आप फिर से घर पे आ जाएं। तो मेरा अपने जैसे मेरे अपने घर में जो हमारे यहाँ खाना बनाती हैं महिला, उनको हो गया था तो हमने कोई अस्पताल में उनको भर्ती नहीं किया। उनको बुखार चला 3-4 दिन बहुत तेज, वो ठीक हो गया। उसके बाद डेंगू का एक सीरोलॉजी कराई तो वो पॉजिटिव थी, तो उसके 1-2 दिन बाद हमने एक प्लेटलेट काउंट करा लिया था और वो ठीक आया, उसके बाद वो ठीक हो गई। घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप कह रहे हैं। और कहीं बिल्कुल क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में आपको लगता है कि इंतजाम जो है किस तरह के एम्स की तरफ से किए गए हैं? सरकार कह रही है कि बेड बढ़ाने के लिए हमने आदेश दे दिए हैं, क्या बेड वाकई में बढ़ाए जा सकते हैं अस्पताल के अंदर? देखिए, बेड जो बढ़ाते हैं या किसी भी डिजास्टर सिचुएशन में जो बेड सर्ज कैपेसिटी बोलते हैं उसको, वो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में से ही उसको निकाला जाता है और उसको निकालने के कई तरीके हैं। जो डिस्चार्जेबल पेशेंट्स हैं उनको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जो कम सिक हैं उनको घर भेज दिया जाता है, जो इलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हैं उनको डिस्चार्ज करके हम सर्च कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेते हैं। क्योंकि आपको ये आप इस बात से एग्री करेंगे कि एकदम से कोई नया वार्ड नहीं क्रिएट किया जा सकता और सर्च कैपेसिटी बढ़ाने की प्रक्रिया डिजास्टर मैनुअल में दी हुई होती है और उसको देखते हुए चूंकि ये अपसर्ज है डेंगू का, प्रत्येक अस्पताल इसमें इस प्रकार से काम कर सकता है। क्योंकि हर दिल्ली सरकार भी ये कहती है, केंद्र सरकार भी कहती है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने कहा 1000 बेड वो बढ़ाने जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, क्या ये संभव है? इसी तरह से संभव है, बिल्कुल संभव है। सर्च कैपेसिटी बढ़ाना इसी तरह से संभव है जैसे हमने आपको बताया कि प्रत्येक क्लिनिकल यूनिट ईयर मार्क कर दे, चाहे वो सर्जरी की हो, चाहे वो कार्डियोलॉजी की हो, चाहे वो एंडोक्रिनोलॉजी की हो, प्रत्येक यूनिट कुछ अपने बेड्स को ईयर मार्क कर दे। जैसे मेरे पास मान लीजिए 50 बेड हैं तो उसमें से 5 या 10 मैंने डेंगू कर दिए तो सर्च कैपेसिटी बढ़ गई इमीडिएटली। सर, सवाल उठते हैं इलाज को लेकर, देश विदेश से लोग एम्स में इलाज करवाने के लिए आते हैं। एक आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली के 5 ऐसे सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पर 2015 में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा है, उसमें एम्स का भी नाम है। ऐसे में आपको लगता है कि जो स्ट्रक्चर है या फिर जो मरीजों को जिस तरह से दिया जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा दी जानी चाहिए, वो बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, मैं समझता हूं इसमें भी आरटीआई एक आजकल एक माध्यम बन गया है किसी भी चीज को सेंसेशनलाइज करने का, वो भी गलत है मैं समझता हूं। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं मृत्यु दर के, ये उस परिप्रेक्ष्य में देखने चाहिए कि कितने मरीज भर्ती हुए, किस अवस्था में भर्ती हुए, उनकी क्या कंडीशन थी और फिर मॉर्टेलिटी क्या है। अगर आप इलेक्टिव मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हमारी विदेशी पब्लिश्ड मॉर्टेलिटी से कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो क्रिटिकल सिक पेशेंट है उनकी मॉर्टेलिटी जैसी सब जगह है वो हमारी भी है और उसमें कमी होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको खाली एक आंकड़ा ये देना कि 3% थी या 5% थी, उससे कुछ गेज नहीं कर सकते आप। फिर भी आप मानते हैं कि सुधार करने की जरूरत? नहीं, मैं नहीं मानता कि ज्यादा है, मैं तो नहीं मान रहा, यही तो आपको समझा रहा हूं कि ज्यादा नहीं है। आप मानते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर है वो सही है एम्स में? ये तो हमने नहीं, इंडिपेंडेंट सर्वेज ने कही है ये बात कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं दुनिया के बेस्ट अस्पतालों से मिलान कर सकते हैं। आखिरी में एक सवाल है आपसे कैंसर को लेकर। मरीज कई आते हैं कैंसर के एम्स में, कई बार ये होता है कि उन्हें दाखिला नहीं मिल पाता, सवाल खड़े होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो कि पाकिस्तानी हिंदू कैंप में रहते हैं, उनका नाम है कृष्ण गोपाल। पिछले दिनों उन्होंने आपसे मुलाकात भी की होगी। उनके पास चिट्ठी है गृह मंत्री के ऑफिस से, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके दफ्तर से। इसके बावजूद भी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में उन्हें दाखिला नहीं दिया गया और आपके अस्पताल में भी उनको दाखिला नहीं दिया गया। सर, इसके पीछे की वजह क्या है? मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, इस जो आपने केस बताया मुझे नहीं पता है इसके बारे में। क्योंकि परिवार का ये कहना है कि उन्होंने आपसे मुलाकात की है और उनको दाखिला देने से मना कर दिया गया। आपको
दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच हमने आपको दिखाया किस तरह से अविनाश और अमन की जान चली गई। बड़ा सवाल यही है कि डेंगू से हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन, क्योंकि एक के बाद एक अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। बाकायदा तारीखें हैं जो परिवार वाले बता रहे हैं, कैसे एक अस्पताल में गए, वहां से हटाया, अगले में गए, और यही वो वजह है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, राजीव जी बने हुए हैं, और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले मलिक साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो एक के बाद एक अस्पताल यहां से लोगों को लौटा रही हैं, कितना बड़ा गुनाह और अपराध है ये मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि आखिर कौन सी ये मानसिकता है जो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट में फर्क सिखाती है एक डॉक्टर को, जिसकी वजह से वो इलाज से इनकार कर देते हैं, एडमिट करने से इनकार कर देते हैं, बच्चे की मौत हो जाती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब भी कोई पेशेंट आपका जानलेवा बीमारी का, डेंगू का, डेंगू का या किसी और जानलेवा बीमारी का कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में अगर प्रेजेंट करता है, चाहे वो वहां की इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है या कहीं पर भी करता है, तो इवन बेड वहां पर है या नहीं है, उस पेशेंट के पास पैसे हैं या नहीं है, ये सब चीजें इमटेरियल होती हैं। सबसे पहले उसका इलाज होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट मुहैया करानी चाहिए। अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में, उसको स्टेबल करना बड़ा जरूरी है। वो बात अलग है कि स्टेबल करने के बाद में आप उसको दूसरे अस्पताल में जहां पर बेड अवेलेबल शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपके पास वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस के अंदर आपका मेडिकल स्टाफ जाके उसको चेक करा। ये सब तो डॉक्टर मलिक वो बातें हैं जो हम जानते हैं, आप वही बात हमें दोहरा रहे हैं। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो अस्पताल है जिनके डॉक्टर्स ने 9 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल, विजेंद्र गुप्ता जी ध्यान से सुनिएगा, 9 सितंबर सफदरजंग अस्पताल केंद्र के नीचे आता है। 10 सितंबर को जीवन हॉस्पिटल में वो जहां पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, ये अमन की बात हो रही है जिसकी अंततः मौत हो गई है। उसके बाद वो मैक्स और बत्रा हॉस्पिटल दोनों में बात करते हैं, वहां पे इनकार कर देते हैं। उसके बाद मूलचंद हॉस्पिटल गए, और उसके बाद होली फैमिली, जहां पे अंततः उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसकी जिंदगी नहीं बच पाती। विजेंद्र गुप्ता जी, इससे पहले कि आप ब्लेम गेम का खेल शुरू करें दिल्ली सरकार के साथ, मेरा सवाल यह है कि क्या तमाम दिल्ली के अस्पतालों को, ये जो सफदरजंग जैसा अस्पताल है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसने अमन के इलाज से इनकार किया कैसे? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। ना तो ब्लेम गेम का कोई इशू है, ना ये अस्पताल किसका है और किसका नहीं है, इसका इशू है। मैं इतना कह सकता हूं कि दिल्ली की सरकार सीधे तौर पर जितनी तेजी से डेंगू बढ़ रहा है, और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं और चुनौती देता हूं सरकार के सारे सरकारी आंकड़ों को, 50,000 से ज़्यादा दिल्ली के अंदर आज की तारीख में डेंगू के पेशेंट हैं। पहला अपराध सरकार का है कि आंकड़ों को छुपाना, दूसरा उससे बड़ा अपराध है मौतों को छुपाना। आप क्या समझते हैं कि डेंगू से जो सरकारी आंकड़े हैं, क्या मात्र 4 या 5 मौतें हुई हैं अब तक? मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा सवाल सुना था सर आपने, मेरा सवाल सुना था सर, सर मेरा सवाल सुना था आपने। देखिए, आप पॉलिटिक्स में डाल रही हैं चीज को। मैं अस्पताल जी नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सफदरजंग अस्पताल जो कि केंद्र सरकार के नीचे आता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सफदरजंग अस्पताल जो कि केंद्र सरकार के नीचे आता है, उसने 9 दिसंबर को अमन के इलाज से क्यों इनकार किया? सर मैं भी वही बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूं आपको। सफदरजंग हो, एम्स हो, या वो फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, या आपका हिंदू राव हॉस्पिटल हो, मैं किसी अस्पताल में फर्क नहीं कर रहा हूं। मैं सरकारों में भी फर्क नहीं कर रहा हूं। मेरा सीधा कहना है, जिस भी अस्पताल की गलती है, चाहे वो प्राइवेट की है, बत्रा की है, या अपोलो की है, या मैक्स की है, या फोर्टिस की है, सरकारों को सख्त कदम उठाने चाहिए, चाहे वो। चलिए, आप अपनी तरफ से इस पर बातें कह रहे हैं, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि इलाज हो सकता था, अमन की जान बचाई जा सकती थी अगर सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी समझे और उनकी जवाबदेही तय हो। ऐसे राजनीतिक बयानों से उनको बचाया जाता है और इसीलिए शायद उनकी हिम्मत बढ़ती है। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते हैं।